दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज के ऊपर। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हों और घर पे ही आप रहें, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर भी लॉकडाउन लग चुका है और अपने घर पर रहकर ही हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अच्छे अच्छे टीचरों से जुड़ करके अच्छे से हमारी अपनी जो तैयारी होती है वो कर सकते हैं। और ये टाइम क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है आजकल, अगर घर पे हम अकेले रहेंगे तो दिमाग थोड़ा इधर उधर की बातें सोचेगा। अपना जो भी अपना अच्छा टाइम होता है हम उसको अब सोचते हैं, क्योंकि अकेला इंसान क्या सोचता है, अच्छे टाइम को ही सोचता है। और अब हम घर के अंदर बंद हो चुके हैं एक हिसाब से। तो हमें अपने माइंड को अपनी पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, कोई भी नॉवल पढ़िए अच्छी अच्छी, ताकि हमारा माइंड जो है अच्छा रहे। और ये सबसे अच्छा टाइम है हमारी तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने सभी पेपर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। आज मैं ये डाल रहा हूँ जून 2013 का पेपर, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन है। और हम स्टार्ट करते हैं, ताकि लंबी वीडियो ना बने, जल्दी ही हम इसको कवर करेंगे। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार इनको चयन करना है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है। तो मेहुला जो है, मेहुला बोलते हैं सिंधु क्षेत्र को, यानी कि सिंधु क्षेत्र के अंदर मेहुला पड़ता है। और दिलमुन जो पड़ता है ये पड़ता है बहरीन भौगोलिक क्षेत्र है ये। और मकान जो पड़ता है ये मकान तट के ऊपर। कुरगांव जो है ये मध्य एशिया के अंदर पड़ता है। तो ये भौगोलिक स्थिति और इनके स्थान थे। किसने सर्वप्रथम भारत पर क्या है आर्यों के आक्रमण का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। तो ये किया था व्हीलर ने। अगर इसको आपको याद करना है तो ये आप इसको व्हील, यानी कि व्हील जो कार के अंदर होते हैं, इस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि आर्य व्हील, ऐसा कुछ टाइप से भी आर्य आए। तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हो। और चाइल्ड और व्हील महोदय ने आर्यों के निवास स्थल को क्या है मध्य एशिया कहा है, यानी कि बैक्टीरिया बताया है। और मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है इसके अंदर, कि उन्होंने आर्य के स्थान को कहाँ बताया है। तो जो मैक्स मूलर ने भी शायद मध्य एशिया ही उन्होंने बताया है। तो आप ये चीज़ एक बार देखना कहाँ उन्होंने बताया है, और ये आपको याद होने चाहिए। उत्तरवैदिक कालीन पक्ष जो पंचाल राज्य का जो प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था, तो ये कौन सा था। ये था प्रवाहन जावलिन। कई बार क्वेश्चन आया है ये, इनको मैचिंग में दे दिया गया था कई बार, 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अरुणी और प्रवाहन जावली थे जो ये दार्शनिक थे और ये प्रसिद्ध नरेश थे। और उत्तरवैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, आपको याद होगा। विदेह के जनक के केशवपति, काशी के जातशत्रु, ये ऐसे राजा थे जो ब्रह्म ज्ञानी थे और लोगों को इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। तो आप ये याद रखिए। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ब्रह्म ज्ञान क्या चीज़ है। आप यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जान सकते हो, क्योंकि ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा का क्या कहता है अनुचित बताता है। तो ये बौधायन जो है नियोग प्रथा को अनुचित बताता है। तो नियोग प्रथा क्या होती है कि कोई स्त्री अपने बच्चा पैदा करने के लिए अपने देवर या जेठ, कुछ ऐसा होता है, उनसे संभोग करती है, कुछ इसमें ऐसा होता है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। डिटेल मैं दोस्तों कम करवाऊंगा, जो सही डिटेल होगी। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो महापाषाण युगीन से जो संबंधित है वो है चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, उत्तनूर। ये महायुगीन यानी कि महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है, ये संबंध नहीं रखता। और आप नेक्स्ट पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख किया है। तो ये किया है विधान चिंतामणि, एक पुस्तक है, उसके अंदर क्या है कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे उनके नामों का उल्लेख करें तो वात्स्यायन, मल्लिना, कुटिल, चाणक्य, द्रमिल, पक्षिल स्वामी, विष्णुगुप्त, अंगुल जैसे नाम उनके मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल लेखकों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ स्थित थी। तो ये मदुरा के अंदर थी। पहला और तीसरा मदुरा में हुआ, और सेकंड जो हुआ था वो हुआ था कपाटपुरम के अंदर शायद। हाँ, ये रहा कपाटपुरम के अंदर, अल्वे में है ये। तो अगस्त्य इसका अध्यक्ष था। और तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियर नामक ग्रंथ की रचना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या है कौन से नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं थी। तो बंदरगाह तूतीकोरिन के अंदर भी थी, तामरलिप्ति के अंदर भी थी, नागापट्टनम में भी थी। पूंपुहार के अंदर कोई बंदरगाह उस टाइम पे नहीं होती थी। और इसकी डिटेल पढ़िए।
ये जो हैं तीनों की तीन बंदरगाह हैं और प्रसिद्ध जो कवेरीपत्तनम का आधुनिक पूमपुहार क्या है नाम है, कवेरीपत्तनम को बोलते हैं पूमपुहार। तो ये आपको याद रखना है। सातवाहनों के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनके कथन देखिए, उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए, तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए, सही हमें सही नहीं देखना है। तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए क्योंकि उन्होंने शीशे के, तांबे के, प्रोटीन के ऐसे सिक्के जारी किए। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने शीशे का और प्रोटीन का सिक्का जारी किया था, तो ये तीनों सही हैं। और सोने के सिक्के उन्होंने जारी नहीं किए थे। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था मौर्यों के बाद दक्षिण भारत पर इनका शासन था। चांदी, तांबा, शीशा, प्रोटीन, कांस्य की मुद्राओं का प्रचलन किया और भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते व्यापार का संकेत हमें मिलता है कि इनके टाइम में व्यापार बढ़ गया था। मालवा काल की गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? तो ये थी विक्रम संवत से अभिन्न। तो ये 57 ईसा पूर्व में होने वाला विक्रम संवत के नाम के अन्य इसको मालव संवत भी बोलते हैं। शक संवत 78 ईस्वी और इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ। और ज्ञातव्य है कि जो 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की इस्लाम यात्रा में, यानी कि जो हिजरी संवत है दोस्तों, ये 24 सितंबर 622 से स्टार्ट माना जाता है। जो हिजरी संवत इस्लाम के अंदर मुसलमानों मानते हैं जिसको, तो 24 सितंबर 622 से स्टार्ट माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियां संबंधी संदर्भ प्राप्य हैं? तो ये शिल्पाधिकारम के अंदर तमिल वासियों, क्योंकि तमिल से रिलेटेड पुस्तक है शिल्पाधिकारम, और इसके अंदर क्या है कन्नगी और इसका पति कोल्लन था, उन दोनों की यहाँ पे क्या है प्रेम कथा इसमें दिखाई पड़ती है। और कोल्वन और माधवी की, यानी कि माधवी भी इसके अंदर होती है। तो मणिमेखले के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। और मणिमेखले के बाद शिल्पाधिकारम, ये सेकंड ग्रंथ आएगा इसके अंदर। तो ये दोनों आप अच्छे से इसको करना। दक्कन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन था? तो ये था तिरुवल्लुवर कुरल का लेखक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। और कंबन ने क्या किया था? कंबन ने रामायण का तमिल में अनुवाद किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तोलकाप्पियर जो है तोलकाप्पियम की है। और इलंगो आदिगल की रचना है शिल्पाधिकारम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और तोलकाप्पियम की जो व्याकरण है इसका मेन विषय है। और ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको फैक्ट करा रहा हूँ यहाँ इसके अंदर से ढूंढ करके, कि जो कंबन और कुट्टन और पुगलेदी हैं दोस्तों, इनको त्रिरत्न कहा जाता है। ये तमिल साहित्य के अंदर इनको त्रिरत्न बोलते हैं। कंबन और कुट्टन और पुगलेदी, इन तीनों का नाम त्रिरत्न है, यानी कि ये त्रिरत्न है तमिल साहित्य के। तो ये काफ़ी मेरे हिसाब से मेन है। यह आने वाले एग्ज़ाम के अंदर कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। ये हिस्ट्री के कोई पेपर आगे नेक्स्ट जब भी आप करेंगे कभी, अभी तो हमारे यहाँ सब कुछ बंद है, तो इनको मैच करना था कि ये किससे रिलेटेड है। जो तोलकाप्पियम है दोस्तों, ये तोलकाप्पियम हम पीछे मैंने इसका जिक्र किया है, ये तमिल व्याकरण से संबंध रखता है। और परिपडाल जो है ये शिल्पाधिकारम, तो ये प्रेम कथा है। तिरुकुरल जो है ये, इसमें तिरुकुरल दोस्तों ये जैन दर्शन होता है तिरुकुरल। और परिपडाल भी एक दर्शन है। तो इनके आप अच्छे से इनको याद करिए कि कौन सा क्या है। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख, इसमें शून्य का प्रमाण मिलता है। तो आप इसकी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो। इसको जो भी इसके अंदर दिया गया है, सती प्रथा का उल्लेख भी यहाँ इसके अंदर बताया है कि एरन अभिलेख के अंदर गोपराज नामक सेनापति मर जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ डिटेल दी गई है। और हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध विवरण इसके अंदर मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये डिटेल है दोस्तों। और ये इनको मैच करना था। जो न्याय होता है वो गौतम का है, मीमांसा जो है जैमिनी की है, जो विशेषिक है वो कणाद की है, सांख्य कपिल का है। तो ऐसे ये हमारे जो भी सूत्र हैं इनको मैच कर सकते हैं। और ये दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सी इनमें से क्या है। तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो जो कोडुमल है वो व्यापारिक केंद्र था। कोडुमल व्यापारिक केंद्र है और प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत का प्रमुख व्यापारिक यह केंद्र था। और गंगई कोट जो चोलपुरम है
ये राजधानी थी राजेंद्र चोलों की राजधानी थी, गंगई कोट चोला राजधानी। ये बाद में बनी थी। और महाबलीपुरम क्या है, पल्लवों के टाइम में बने हुए रथ मंदिर इनको बोलते हैं। पूम पोहार में पहले भी मैंने पढ़ा है इसको ऊपर, तो ये बंदरगाह नगर है। और कावेरी पत्तनम इसको बोलते हैं अभी आज के टाइम में। तो इसके बारे में आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो। तो ये कथन कारण से क्वेश्चन आया है कि पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने महाबलीपुरम सहित कतिपय उत्कृष्ट शैल खचित हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसके अंदर दिया गया है। इतना उन्होंने ये हिंदू मंदिरों में अंदर ये कपित्या खा जो भी दिया गया ये ऐसा नहीं उन्होंने करवाया। महेंद्र वर्मन क्या थे, शुरू में जैन थे लेकिन शैव अनुयायी बन गया, क्योंकि ये सही बात दी गई है कि जैन अनुयायी था पहले, और ये एक जो शैव था यानी कि शैव अनुयायी, यानी कि कोई उनके टाइम का कोई शैव को नयनार बोलते थे, तो इन्हें कोई नयनार संत था, उसके प्रभाव से ये महेंद्र वर्मन जो था शैव बन गया था। तो इसका आंसर होगा ये गलत है और आर सही है। और इनका कालन क्रम में लगाना है। ये दोस्तों ये भी लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आया है और थर्ड बार इसको मैं भी खुद देख रहा हूँ लगातार, क्योंकि मैंने सारे पेपर डाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनका क्या करना है, दिए गए कूट का प्रतिकूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुक्रमिक क्रम में इनको लगाना है। अनुक्रमिक क्रम में हम अगर लगाते हैं इनको तो सबसे पहले जो आएगा आदित्य चोल आएगा, और उसके बाद आएगा प्रांतक चोल फर्स्ट, उसके बाद आएगा राजेंद्र चोल फर्स्ट, और थर्ड पे आएगा राजेंद्र चोल, क्योंकि ये इनके आगे पुत्र होते चले गए। तो इसके हिसाब से हम इनको लगा सकते हैं। और इनमें से कथन कौन से सही हैं सही नहीं है वो हमें देखने हैं, और जो सही हैं हम उनका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहला कथन देखिए, जो हमें कौन कौन से जो कथन हैं सही नहीं हैं, और जो सही हैं हम वो भी देखेंगे। इल्तुतमिश का जो मकबरा है इस बात का संकेत करता है कि इसके निर्माण में हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला की परंपराओं का मिला जुला प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये यहाँ पे गलत दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके मकबरे के अंदर। प्रथम बार असली मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया है। दोस्तों ये इल्तुतमिश ने बनवाया था, और ये इल्तुतमिश का बेटा था नसरुद्दीन महमूद, तो ये आपको याद रखना है। और घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब का प्रथम बार प्रयोग जो अलाई दरवाजे के निर्माण में किया गया है, तो ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है। इससे पहले भी घोड़े की नाल की आकृति का जो मेहराब का प्रथम बार जो प्रयोग है वो हो चुका था, तो प्रथम बार यहाँ आया है, तो ऐसा नहीं होगा। दोहरी मेहराब कही जाने वाली वास्तुशिल्पीय युक्ति का प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भी भवन में नहीं किया गया। दोस्तों ऐसा नहीं था, ये कहीं कहीं जगहों पर हुआ था। तो इसके अंदर यानी कि ये थर्ड भी गलत है और ये सेकंड ही सही है, तो 1, 3 और 4 गलत हो जाएंगे यहाँ पे। तो ए इसका आंसर है, और हमें सही नहीं जो सही नहीं है वही हमें बताने थे। इसकी डिटेल आप थोड़ी बहुत जो दी होगी, वैसे डिटेल दे नहीं रखी है इस क्वेश्चन की। तो 1236 से लेकर 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया, तो ये किया था 10 सुल्तानों ने। तो इसको आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिटेल में दिया गया होगा। तो जैसे इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, उसके बाद 7 रुकान होती है उसकी माता, तो बहरम शाह को बिठाती है, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, कैकुबाद, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, ये शासक रहे हैं 1296 तक। 10 निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है वो हमें देखने हैं, और जो सही है वो भी हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में हस्तशिल्प उत्पादन में दासों के श्रम का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयोग यानी कि उपयोग महत्वपूर्ण था, तो ये सही दिया गया। अकुशल घरेलू कार्यों के लिए भी दासों को काम में लगाया जाता था, तो ये सही दिया गया है, क्योंकि कुशल कारीगरों को कुछ वस्तु वगैरह बनाने में लगा दिया जाता था। जो अकुशल होते थे वो घरों का कार्य करते थे। सुल्तान फिरोज़ तुगलक के दासों में 12,000 जो थे शिल्पकार भी थे, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। और सल्तनत कालीन जो है भवनों जिसमें मस्जिद और मकबरे भी थे निर्माण के लिए प्रवासी मुसलमान राजगीरों को काम में लगाया गया, तो ये गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन जो मुसलमान थे उन्होंने भी इसके अंदर कार्य किया है। यहाँ पढ़ सकते हो कि सल्तनत काली भवनों में जिसमें मस्जिद मकबरे भी थे के निर्माण के लिए प्रवासी मुसलमानों को काम पर नहीं लगाया गया, जबकि यह कार्य दासों द्वारा किया गया था। और ज्ञातव्य है कि दिल्ली सल्तनत में हस्तशिल्प उत्पादन में घरेलू कार्यों के लिए दासों का उपयोग होता था।
तो आप इसकी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो। इन्हीं के लिए दीवान बंदगाह नामक एक विभाग की स्थापना की थी फ़िरोज़ तुगलक ने। और जो दास थे ये भवन वगैरह के कार्य में कुशल तो नहीं थे, लेकिन ये हेल्प करते थे। यहाँ पे भोजा वगैरह ढोते थे, सामान वगैरह, ईंट वगैरह। तो सल्तनत कालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? तो सबसे पहले हमें देखना होगी कौन सी फसल किस टाइम में आई। तो जो आलू है दोस्तों, ये लेके आए हैं पुर्तगाली, और जो मक्का है ये भी पुर्तगाली लेके आए हैं। तो जौ का तो हमें पहले ही पता है कि इंडिया के अंदर इसके साक्ष्य मिले हैं, तिल के साक्ष्य मिलते हैं, इनके कोई साक्ष्य नहीं मिलते क्योंकि ये लेके आए थे यहाँ पे पुर्तगाली। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो कि सल्तनत काल में आलू मक्के को छोड़कर ये फसलें होती थी, गेहूँ, जौ, धान, गन्ना, तिल। और भूराजस्व के लिए 3 तरीके उस टाइम प्रचलित थे। एक ये था बटाई वाला, गल्ला बख्श जिसको बोलते थे, मसाहत जो भूमि के पैमाइश के आधार पर होती थी उपज का निर्धारण, और एक मुक्ताई यानी कि बांट प्रणाली। 3 यहाँ प्रणालियाँ भूराजस्व की सल्तनत काल में प्रचलित थी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत से क्वेश्चन हमारे सिद्ध हो रहे हैं। और इसमें कार्य और घटना के साथ इसको मिलाना है दिल्ली के शासकों के साथ। तो जलालुद्दीन खिलजी से जो संबंध रखती है घटना, वो रखती है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। तो जलालुद्दीन खिलजी से यहाँ संबंध रहेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने किया था इसमें से, यानी कि एक इसने किया था सिद्दी मौला का वध, और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था मालवा और गुजरात की विजय। और ग्यासुद्दीन तुगलक जो है इन्होंने की थी बंगाल विजय। और फिरोज शाह तुगलक ये सार्वजनिक निर्माण विभाग इन्होंने स्थापना किया था। ये आप 20 का राइट आंसर दिया गया है इस हिसाब से। सईद वंश के संस्थापक खिजर खान के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं, और इनको क्या है सही कालानुक्रम में लगाना है। सबसे पहले आएंगे मुबारक शाह, फिर उसके बाद आएंगे मोहम्मद शाह, तो फिर आएंगे आलम शाह। तो 1, 2 यानी कि 1, 3 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 3 और 2 देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इनके टाइम पीरियड भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे ये नोट डाउन कर सकते हैं। ये दिए गई हैं जो सूफ़ी शब्दावली है, इनको क्या करना है मैच करना है कि कौन सी किससे रिलेट रखती हैं। तो फतू क्या होता है कि ऐच्छिक दान, यानी कि स्वेच्छा से जो दान देते थे लोग उसको ऐच्छिक दान यानी फतू बोलते थे। और समा जो होती थी, समा इसको बोलते हैं बरकत। देखिए इसमें बरकत होती है सूफ़ी द्वारा अर्जित जो है आध्यात्मिक शोभा। और मलफूज जो बोलते हैं सूफ़ी संगीत, सूफ़ी संतों के वार्तालाप को बोलते हैं मलफूज। और समा बोलते हैं सूफ़ी संगीत समागम को। एक बार इसके आंसर देखते हैं। बी देखिए ए का 3 दिया गया है, बी का 1, और सी का दिया गया है 4, और डी का दिया गया है 2। तो हमने सही मैच किए हैं। 26 देखिए, इनमें क्या देखना है कि कौन से कथन सही नहीं है। फर्स्ट देखिए, गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों एवं अनुष्ठानों, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, उनमें रुचि रखते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो यानी कि इन धर्म वगैरह का खंडन करते थे कि सभी एक है। गुरु नानक जो थे जैन मुनियों के प्रति उदार थे, ये सही है। उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पारंपरिक पठन समय का दुरुपयोग है, तो ये उनके बारे में बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसा ही बोला है। अपने जीवन काल के अंतिम 15 वर्ष गुरु नानक देव ने कीरतपुर में व्यतीत किए, तो ये यहाँ गलत है क्योंकि उन्होंने 15 वर्ष व्यतीत नहीं किए, उन्होंने थोड़ा ही टाइम वहाँ पे व्यतीत किया है। तो 2 और 3 सही है, लेकिन हमें यहाँ बताना था गलत, तो 1 और 4 यहाँ गलत दिए गए हैं, तो सही नहीं पूछे थे। और यहाँ देखिए, अपने पिता एवं सूर शासकों के सम्मान हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। तो पहले हमें ये देखना होता है कि ये सही है या गलत। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, क्योंकि मुग़लों ने क्या है किसी को भी यानी कि अपने ऊपर नहीं माना। जैसे कि पहले वाले जो सुल्तान थे वो मान्यता प्राप्त करते थे जो भी इनका खलीफा वगैरह होता था, लेकिन इन्होंने खलीफा वगैरह को कोई मान्यता नहीं दी, तो यही सर्वोच्च मानते थे अपने आप को। उसने समय खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी, तो ये गलत दिया गया है। कारण यहाँ बिल्कुल गलत दिया गया है, तो खलीफा की किसी ने भी उपाधि मुग़ल में से धारण नहीं की, तो ए सही है और सी जो है वो आर जो है गलत है।
तो सी इसका राइट आंसर है। तो आप यहाँ इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। बाबर ने जो गाजी की उपाधि धारण की थी वो खनवा के युद्ध में धारण की थी, ये भी आप ध्यान रखिए। और डिटेल बहुत दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। यह कथन किसका है कि स्त्री के लिए सबसे उत्तम जो है पर्दा या कब्र है, तो ये कथन है बदायूनी का। और ये बदायूनी है ये अकबर के टाइम से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था? तो ये था निज़ामुद्दीन अहमद। और इन्होंने मालवा पर मुगल आक्रमण का जिम्मेदार इस वजह से ठहराया और इसी समझ को लेकर के उन्होंने बाज बहादुर पर आक्रमण किया था। कथन दिए गए हैं जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, ये बिल्कुल सही तर्क है। और हारदी वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था, तो ये गलत दिया गया है। तो यहाँ ए सही है और आर गलत है फिर से, क्योंकि वो सभी चीज़ों में रुचियाँ रखता था। और उसने जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आया दोस्तों, उसने आगरा के अंदर कारिजा की अध्यक्षता में चित्रकला की जो चित्रशाला थी उसकी शुरुआत की थी। और वास्तुकला और अन्य कलाओं में भी वह रुचि रखता था, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। और मुग़ल काल में जो हुमायूं ने सबसे पहले चित्रकला का बीज रोपण किया था, बाबर ने चित्रकला को स्टार्ट नहीं किया। बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट आपको साथ ही साथ डिटेल भी करवा रहा हूँ, और ऐसी डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी। निम्न में से किस अधिकारी का मुग़ल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से सीधा प्रशासन से संबंध नहीं था? तो इसके अनुसार नाजिम जो था मुग़ल नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं रखता था। काजी कोतवाल और मीर ए अदल ये तीनों क्या थे? ये तीनों संबंध रखते थे नगरीय प्रशासन से। नाजिम यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन किससे क्या है? नाजिम का संबंध प्रांत ये गवर्नर होता है दोस्तों। तो एक बार इस क्वेश्चन में मुझे भी वैसे डाउट है, आप इसकी डिटेल पढ़ करके और थोड़ा बाहर से इसकी डिटेल पढ़ना, तब ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा अच्छे से। मैंने भी अच्छे से क्वेश्चन को पहले नहीं किया, मैं भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ सीधा यही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से हमें जो कथन सही है या एक बार देखते हैं, जो कथन सही नहीं है वो देखने हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन को देखिए। शाहजहाँ ने झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथाएँ समाप्त कर दी। अगर ऐसा देखा जाए तो उसने ऐसा नहीं किया था, ये किया था औरंगज़ेब ने। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। शाहजहाँ ने शांति दास जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी एवं साहूकार था, जो जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु उसने भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया। तो ये सही दिया गया है। शाहजहाँ ने कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल सही बात है यहाँ पे ये। शाहजहाँ ने धर्मवेताओं को सिजदा न करने की छूट दे दी, तो ऐसा गलत दिया गया है, उसने कोई छूट नहीं दी थी। तो यहाँ पे गलत है 1 और 4। तो आप डिटेल यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो कि उसने क्या क्या किया, और इनमें से भी कौन से कथन सही नहीं है वो हमें छांटने हैं। तो देखिए, शिवाजी ने अपने स्वराज्य क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया, बिल्कुल सही है। उसने 1664 में सूरत की लूट की। उसने शाइस्ता खान और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाए थे, वो हार गए थे, वो असफल हो गए थे। शिवाजी की शक्ति को कमज़ोर करने के उद्देश्य से मुग़लों ने बीजापुर और गोलकुंडा का मुग़ल साम्राज्य में विलय किया। शिवाजी की शक्ति को कमज़ोर करने के ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था दोस्तों औरंगज़ेब का, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा जो 1686-87 में सम्मिलित किए गए थे, तो ये शिवाजी को कमज़ोर करने का इसका कोई मेन उद्देश्य नहीं था। ये उद्देश्य उनका ही था औरंगज़ेब का। वो चाहते थे कि पूरा दक्षिण उनके जो दक्षिण एरिया था उनके अंडर हो। तो 3rd और 4th यहाँ गलत दिया गया है, बाकी ये दोनों ऊपर वाले सही दिए गए हैं। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 के अंदर, और ये आप यहाँ डिटेल देख सकते हो। इनको भी आपस में मैच करना है कि कौन सा किससे, यानी कि सुमेलित सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो अहदी यहाँ पे दिया गया है, भद्र सैनिक जो नहीं होता, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अहदी जो होते हैं व्यक्तिगत सैनिक होते हैं। सुल्तान के अशरफ जो होता है कुलीन वंश का व्यक्ति, जमा ए कामिल सामान्य दर पर निर्धारण
शिवनानिगार समाचार भेजने वाले को बोलते हैं। तो ये व्यक्तिगत बादशाह के व्यक्तिगत सैनिकों को बोलते हैं अहदी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? मुग़लों की जो मौद्रिक व्यवस्था थी मुख्यतः चांदी के रुपये पर आधारित थी, सही है ये। बाबर ने से शाहजहाँ तक सभी मुग़ल शासकों की मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रही। ये कई बार जो ये या सेकंड वाला आया है, कई बार ये रिपीट होती है ये चीज़ की बाबर से शाहजहाँ तक वाली। मुग़ल काल में मध्यम वर्ग नहीं था, तो मुग़ल काल में मध्यम वर्ग था, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो 1605 और 1658 के काल में मनसब एवं जागीर व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 1605 और 1658 के मध्य ये परिवर्तन हुए थे, क्योंकि जैसे कि जहांगीर का टाइम पीरियड देखते हैं तो तमगा जागीर, और जो शाहजहाँ आता है वो महाना यानी कि ठेके पर दे देता है इजारेदारी को। तो ये चीज़ें भी चेंज होती रही। से संबंधित यूरोपीय जो व्यापारी हैं उनके ऊपर, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन ने 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात में क्या हुआ, व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो पहले हमें देखना है सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। भारत के निर्यात के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि यूरोपीय व्यापारी भारत में आए और उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया सारे ही व्यापार के ऊपर, तो निर्यात पर काफ़ी प्रभाव पड़ गया था। और 17वीं शताब्दी के अंदर कारण देखिए, इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, वो चांदी वगैरह वहाँ यहाँ पे नहीं लेके आए। तो ऐसा ये गलत हो जाएगा कथन यहाँ पे का तर्क। और अभी कथन ये सही है, तो ए सही है और सी गलत है। आप यहाँ डिटेल इसके बारे में पढ़ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। और चांदी लाई गई कहते हुए कि इसकी स्थापना जो 1600 ईस्वी में हुई थी, और चांदी यहाँ नहीं लाई गई, ये दिखाया गया यहाँ इसके अंदर भी। तो असम के अहोम राज्य का वर्णन किस मुग़ल दरबारी इतिहास लेखन में किया गया है? तो ये किया गया है आलमगीरनामा के अंदर। असम के अहोम राज्य का वर्णन मिलता है, ये आपको याद रखना है। आलमगीरनामा जो औरंगज़ेब के टाइम में मोहम्मद काजिम ने लिखी थी, यहाँ दी गई डिटेल में दिया गया है, देखिए। और इसके संख्या 70 पर क्या है, जो पृष्ठ संख्या पेज नंबर 17 पर असम के अहोम राज्य का वर्णन है। और अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित पादशाह नामा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, और शाहजहाँ के काल से संबंधित है। और फतूह आलमगारी जो है, जो आलमगिरी है, ईश्वर दास नागर की है। और मासिर आलमगिरी जो बुक है ये साकिब मुस्तैद खान की है, और ये औरंगज़ेब के काल से संबंधित हैं। जो लास्ट के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं यहाँ पे, किस इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुग़ल साम्राज्य के संकट एवं पतन का कारण माना है? तो ये माना है सतीश चंद्रा ने। और ये क्वेश्चन आया है सेकंड टाइम नेट के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं हमें देखने हैं। स्थल मार्ग द्वारा भारत में आयातित वस्तुओं में घोड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और बिल्कुल सही दिया गया है। आयातित वस्तुओं में घोड़ों का जिक्र बहुत बार आता है, जांगला और तुर्की, काफ़ी इनकी नस्लें थी। 17वीं शताब्दी में सूरत के व्यापारियों में वीरजी वहोरा एक प्रमुख व्यापारी था, हमने इसके बारे में सुना है और पढ़ा भी है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है ये। पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में भारत के समुद्री व्यापार पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, ये गलत दिया गया है, क्योंकि इस टाइम पे फ्रांसीसी और जो अंग्रेज़ हैं वो प्रभावी हो गए थे पुर्तगालियों के ऊपर। 17वीं शताब्दी में अनेक मुग़ल अमीरों ने व्यापार एवं वाणिज्य में भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट है। 17वीं शताब्दी के अंदर जो मुग़ल अमीर थे उन्होंने, जैसे बंगाल में भी हम जिक्र करें, मीर जुमला हो गया, और कई बहुत से नाम हैं जो मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं, जो बंगाल से रिलेटेड थे। तो उन्होंने क्या किया था, व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पढ़ सकते हो, पुर्तगालियों को 17वीं शताब्दी में डचों अंग्रेज़ों ने भारत के व्यापार पर कमज़ोर कर दिया था। और यहाँ कथन कांड से क्वेश्चन आया है, पहले इन्हें देखना होता है ये सही है या नहीं, और व्याख्या कैसे करेगा। यहाँ पे हम क्योंकि लगा देंगे तभी रीज़न सेटिस्फाई कर पाएगा। बंगाल में दीवानी अधिकारों को ग्रहण के लिए करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षता स्वयं क्या किया, धन निकासन का आयोजन कर लिया। तो ये सही दिया गया यहाँ पे। तो धन निकास क्या करने लगी दोस्तों, जब बंगाल को इन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद जीत लिया, तो ये क्या करने लगे, जो धन पहले ये इंग्लैंड से मंगवाते थे, लेकिन अब क्या करने लगे, यहीं से जो धन इन्हें मिलने लगा इंग्लैंड से, यानी कि बंगाल जीतने के बाद, क्योंकि दीवानी अधिकार इनको मिल गए और ये पैसा इकट्ठा करने लग गए किसानों वगैरह से। तो धन इनकी जो धन की ज़रूरत थी वो यहीं से पूरी होने लगी, और यहाँ से जो धन है फिर वो ये बाहर भेजने लगे, जो इनको बचने लगा।
कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना शुरू कर दिया। तो कंपनी ने इंग्लैंड को क्या किया, बंगाल का जो राजस्व था निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं और ए इसका सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है इसकी ये। तो आप यहाँ डिटेल पोज करके पढ़ सकते हो। भारत में सबसे बड़ा ब्रिटेन का पूंजी निवेश किस में किया गया, तो ये इन्होंने सबसे पहले ज़्यादा किया था रेलवे के अंदर, बैंकिंग के अंदर, बीमा और नौ परिवहन में साथ ज़्यादा किया गया था। और इनको 5% क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, 5% इनको ब्याज मिलना था, ये भी आप याद रखिए 5%। और ये यहाँ पे दिए गए हैं सिंचाई योजना लागू करने, बागान, चाय, रबड़, कॉफ़ी विकसित करने, कोयला खनन में निवेश ये किए गए थे। वाणिज्य के इतिहास में कठिनाई से इस दरिद्रता के समांतर कोई अन्य उदाहरण मिलेगा। भारत के मैदानों को जुलाहों की जो हड्डियाँ हैं विरंजित करती हैं, ये कथन कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो ये इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ के जो जुलाहे वगैरह थे उनके जो कपड़ा वगैरह बुनते थे तो सारा ही कपड़ा बाहर से आने लग गया और अच्छी क्वालिटी में आने लग गया और उन्होंने महंगे दामों पर बेचा और यहाँ के जो लोकल कारीगर थे जुलाहे वगैरह उनका क्या हुआ, सारा ही धंधा चौपट कर दिया था इन्होंने। तो ये इसलिए इसने ये कथन कहा था, देसी लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों है लॉर्ड मेयो का। प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होकर लॉर्ड मेयो ने भारतीयों को शिक्षित करने का कार्य किया। उन लोगों को शिक्षित करना अपना नैतिक कर्तव्य समझा और मेयो कॉलेज की स्थापना की और इसमें भारतीय और इसके समय में क्या हुआ था, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई और प्रथम जनगणना भी मेयो के टाइम में हुई। एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपको यही सारे मिल रहे हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ना आप। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश भारत में साहूकारों के उत्थान का कारण नहीं था, नव राजस्व नीति ये साहूकारों के उत्थान के लिए जिम्मेवार थी, नव विधि प्रणाली भी थी, कृषि का व्यापारीकरण कर दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। नव शिक्षा प्रणाली इसमें नहीं आएगा क्योंकि ऐसा इससे शिक्षा से कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं आया। तो आप ये पढ़ सकते हो। किस वर्ष में विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो ये हुई थी 1876 में। ये क्वेश्चन आया है सेकंड टाइम नेट के अंदर। विज्ञान की शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी और यह सबसे पुराना जो है शोध संस्थान है। और इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने 1875 में बंगाल में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिटेल आई है और इसका उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीय और राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना। और ये गद्यांश आया दोस्तों, आप इसको पोज करके अच्छे से पढ़ना और इसमें से क्वेश्चन आए हैं और इस गद्यांश से भी कई बार आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी अगर आप इसको पूरे को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगेगा, तो आप इसको पोज करके भी पढ़ सकते हो या थोड़ा स्पीड से आप इसको पढ़ करके इससे क्वेश्चन जो दिए गए हैं आगे उसको करना। कंपनी की सेना में भर्ती का आधार था, तो ये था सैन्य श्रम बाजार में मौजूदा परंपराओं के अनुसार ये कंपनी में भर्ती होती थी, जो भी ये भर्ती करते थे। तो ये यहाँ आप पढ़ सकते हो, डिटेल दी गई है। जो कंपनी सेना में निम्नलिखित शामिल थे, तो इसमें उच्च जातीय क्या थे, ब्राह्मण और राजपूत इसमें पहले शामिल किए गए थे। और अवध के उच्च वर्ग के मोस्टली जो भी अवध का जो अधिग्रहण हो गया और उसके बचे हुए जो भी सैनिक थे वो इधर उधर भटकने लगे और उन्होंने सेना में जाके यानी कि ये अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो गए। तो यह यहाँ पे चीज़ें दी गई है। सेना की भर्ती में ब्रिटिश राज्य ने अदायगी की किस प्रथा को अपनाया, तो इन्होंने घाट वाली इसको बोलते हैं। इसके द्वारा इन्होंने जो सैनिक भर्ती किए गए उनकी अदायगी यानी उनको जो भी उनका पैसा होता था, जो भी इनकी फ़ीस होती थी तो वो देते थे। और ये भर्ती जो होती थी स्थानीय जो सम्मानित व्यक्ति होते थे उस टाइम के, उनके माध्यम से ये भर्ती होती थी और वे जिम्मेवारी भी शायद इनकी लेते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भंग की गई सेनाओं के सिपाहियों को कंपनी सेना में नहीं ले सकी क्योंकि इनके पास अधिशेष सेना थी। इनके पास पहले से ही सेना बहुत थी, इसलिए इन्होंने भंग की गई सेनाओं को नहीं लिया। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में मराठों के राज्यों ने भर्ती के लिए सशस्त्र मानव शक्ति को एक अधिशेष जलाशय छोड़ा। और ये आप इसकी डिटेल यहाँ पढ़ लीजिए। गोरखा कंपनी के सर्वाधिक विश्वसनीय सिपाही हो गए क्योंकि वे सामरिक जो कला में निपुण थे और गोरखाओं को ही इन्होंने 1857 के अंदर काम लिया, जिससे इन्होंने विद्रोह को भी दबाया गोरखाओं के लेकर के। तो आगे से ये गोरखाओं को ही प्राथमिकता देने लग गए क्योंकि ये फुर्तीले थे और निपुण थे, इसलिए इनको सेनाओं में लिया गया। आज भी भारतीय सेना के अंदर इनकी एक अलग रेजिमेंट आपको देखने को मिल सकती है।
1833 के पश्चात ब्रिटेन के लिए भारतीय धन निष्कासन एकल सर्वाधिक स्रोत क्या था? तो ये था भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कहा है अनिष्टों का अनिष्ट, एविल्स ऑफ ऑल एविल्स इसको बोला है दादा भाई नौरोजी ने 1833 के अनुसार। और ये अधिक ब्याज वगैरह ये यहाँ पे बात आप पढ़ सकते हो जो भी दी गई है। निम्न में से वहाबी और कुक आंदोलन में कौन सी समान विशेषता है? तो ये है दोनों धार्मिक आंदोलन थे मुस्लिम के, और परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए। बिल्कुल सही बात पाई गई है। वहाबी और कुक आंदोलन दोनों के बारे में ये बात सही होती है। राजा राममोहन राय की जीवनी का लेखक जो कौन था? वो थी मेरी कारपेंटर। ये एक व्यक्ति था मेरी जो कारपेंटर था। किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था? तो ये बना था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुसार। 1891 में बाल विवाह का निषेधात्मक अधिनियम किन के प्रयासों से पारित हुआ? तो ये हुआ था केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के द्वारा प्रयासों से। केरल के श्री नारायण धर्म परिपाल युगम का कार्य क्षेत्र क्या था? तो ये था दलितों एवं किसानों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य क्षेत्र में ये कार्य किए थे। दलित और किसानों का उत्थान करना इनका मेन कार्य था। और इसके अंदर डॉक्टर पाम्पलू नारायण जी और कुमार आसन मेन, ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि कई बार इनके ये जो मेन व्यक्ति थे वो पूछ ले जा सकते हैं। और 1902-3 में केरल में की गई इसकी स्थापना। और इस स्थान के नेता जो टी.के. माधवन थे वो 1920 के मंदिर प्रवेश आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने ये आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने नाम में थोड़ा बदलाव किया था, इसलिए इन्होंने यही नाम इन्होंने रखा था। और इसको क्या करना है, पत्रिका को जोड़ना है, कौन सी पत्रिका किससे संबंध रखती है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद की है अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता का है बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट का है शायद न्यू इंडिया हो सकता है इनका। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लूँ। सी का 4 ही बनेगा, न्यू इंडिया ही था। और यंग इंडिया था महात्मा गांधी का, तो इससे भी आप मैच कर सकते हो। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी जी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविक जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी किस वार्षिक अधिवेशन के पश्चात बनी? तो ये बनी थी नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन 1920 के बाद, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोगों ने भाग लिया था। 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ये बिल्कुल सही दिया गया है। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। तो ये इसकी सही व्याख्या इसका नहीं कर रहा है, तो बी, क्योंकि कारण बिल्कुल यहाँ स्पष्ट नहीं दिया गया है। यहाँ कारण के अंदर देखें तो अंबेडकर ने समर्थन किया ज़रूर था, लेकिन कोई रीज़न नहीं बनता ये इस चीज़ के लिए। अंबेडकर की पार्टी थी तो इसने इसका समर्थन किया था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और ये डेट है, डेट भी आपको याद रखनी है। 15 नवंबर 1939 को इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जो भी कांग्रेस का मंत्रिमंडल उस टाइम बना था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया था, भारतीय सेना को बिना पूछे नेताओं से। तो ये रीज़न था मेन इनका छोड़ने का। ये बुक्स हैं और ये इनकी परिभाषाएं हैं कि किसने कौन सी। जो सबसे मेन है यहाँ पे वो ब्यूरी की है। और ये ब्यूरी ने इसमें एक तो जेबी ब्यूरी की वो है कि ये विज्ञान इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। और एक और इसमें दी गई है जो अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी इसमें ब्यूरी की है। तो जो ब्यूरी ने दी है इतिहास शब्द मात्र एक विज्ञान है, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा। तो ये दिया गया है। सेकंड, ओक्सफोर्ड की है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका महत्व जो है शैक्षणिक है। ओक्सफोर्ड की ये है शैक्षिक वाला। और कोलिंगवुड है संपूर्ण जो इतिहास है विचारों का इतिहास है। और ट्रेवलियन ने दिया है सच यह है कि इतिहास अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। लेक्स लॉकी अधिनियम के बारे में देखिए कि क्या था इसके अंदर। धर्म परिवर्तन करने से जो बने ईसाइयों को पैतृक संपत्ति इसमें अधिकार दिया गया था। तो ये पास हुआ था 1860 के लगभग। और ये कथन आए हैं 2 अवेस्ता पारसियों का पुतीन धार्मिक ग्रंथ है।
तो ये सही है। और मैडम कामा ने पारसी समाज और पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बिल्कुल सही दिया गया है। दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो इसका बी इसका आंसर है। आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो पोज करके। यूएसए में सिविल युद्ध के पश्चात काले लोगों को मताधिकार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये बिल्कुल सही बात है। और यूएसए के दक्षिण जो राज्यों ने यह ज्ञापक कर दिया कि 1860 की मतदाता सूची में मान्यता होने के लिए पिता अथवा दादा का नाम होना चाहिए, तो ये वहाँ यूएसए के बारे में बिल्कुल सही डिटेल दी गई है, क्योंकि जो 1860 की मतदाता सूची में जिसका नाम होगा उसके जो दादा और जो माता हैं यहाँ की होनी चाहिए, ये ज़रूरी कर दिया गया था। तो इससे जो ये लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, तो ये यहाँ सही हो जाएगा। व्याख्या भी सही दी गई है। तो ये 1861 के अंदर यहाँ पे गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि आधुनिकोत्तरवाद जो है इसकी परिभाषा मात्र एक पद की परिभाषा नहीं है, यह तो वर्तमान युग का चित्रण है जिसमें यह मूल्यांकन किया जाए कि इसके प्रति हमारी अनुक्रिया क्या है। तो ये इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर डी है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर मैं देख करके आपको नीचे बॉक्स में मैसेज कर दूंगा, यानी कि उसको हाईलाइट कर दूंगा, जो भी मैं कमेंट करूंगा इस क्वेश्चन की देख करके आंसर को, तो आप यहाँ से उस चीज़ को चेक कर लेना। और ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पूरा पाषाण जो संबंध रखता है चिप्पड़ पाषाण उपकरण से, और मध्य पाषाण काल के औजार है लघु पाषाण उपकरण, और नव पाषाण काल घिसे पाषाण उपकरण से संबंध रखता है। उच्च पूरा पाषाण जो लगता है शैल चित्र से, उच्च पूरा पाषाण की विशेषता है ये। तो ये सर्वाधिक हड़प्पीय जो पुरास्थल है किस नदी के किनारे पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं सरस्वती नदी के किनारे। और मानव सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का मानव सभ्यता का प्रथम साक्ष्य माना जाता है, ये आपको याद रख। नेक्स्ट देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं से ज्ञात नहीं है, तो ये है सूती कपड़ा। जो सूती कपड़ा क्या है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही मिलता है। अन्य किसी भी सभ्यता, मेसोपोटामिया हुई या नील की सभ्यता हुई, वहाँ पे सूती कपड़ा आएंगे कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि अन्य सभ्यताओं के लोगों के पास की जानकारी नहीं थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन के टुकड़े के ऊपर ये मिलता है, कालीबंगा से मिलता है मिट्टी के टुकड़े के बर्तन के ऊपर सूती वस्त्र का प्रमाण। इन का सही कालानुक्रम लगाना है कि कौन सा पहले आया है इनमें और कौन सा इनमें बाद में आया है। तो सबसे पहले यहाँ आएगा जो ये आएगा टेसियस 1 पे आएगा, स्ट्रैबो आएगा 2nd पे। स्ट्रैबो कहता है मैगस्थनीज के ऊपर जो भी लिखा है मैगस्थनीज ने उसको झूठा बताता है ये स्ट्रैबो। और 3rd पे आएगा, ये आएगा पिल्ली। टालेमी आया सबसे लास्ट में 4 पे, और ये बुगलवेता था टालेमी। इसके बारे में आप यहाँ जो भी दिया गया डिटेल आप पढ़ सकते हो। और इनको आपस में मैच करना था। रोमन सिद्धांत ये यूनानी प्रभाव है इसके ऊपर, और राउलेटेड मृदभांड है ये, इनके ऊपर भी रोमी प्रभाव है। और सुर्खी है ये कुषाण प्रभाव, बीज गणित पे अरबों का प्रभाव है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि अनुसंधान कार्य प्रणाली के प्रसंग में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही है वो भी हम देखेंगे। इतिहास लेखन में व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाने से अतीत का सही चित्रण प्रस्तुत करना संभव हो जाता है। संभव नहीं होता दोस्तों, ये असंभव होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास कभी नहीं लिखा जा सकता। ये हमें क्या होता है, न्यूट्रल होकर इतिहास को लिखना होता है साक्ष्यों के आधार पर, तो ये गलत हो जाएगा। रिकॉर्ड की बाह्य एवं आंतरिक समीक्षा इतिहासकार को प्रमाणिकता को स्थापित करने में सहायता करती है। बाह्य और आंतरिक समीक्षा दोनों करनी चाहिए इतिहासकार को, ये सही दिया गया। अतीत की घटनाओं को आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए इतिहासकार को उन घटनाओं के घटनाक्रम को जानने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही दिए गया है। और इनका आलोचनात्मक विश्लेषण जरूर करना चाहिए। कोई भी घटना हुई है इतिहासकार को, अगर हम इतिहास लिखते हैं तो 2 सोर्सेज या 3-4 इनको मैच करके, उनको आपस में आलोचना आपस में उनकी करके तभी हमें कुछ लिखना चाहिए। अतीत के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूर्णतः प्रामाणिक एवं सही नहीं हो सकते।
जिनसे तथ्यों को जाना जा सके। ये भी बिल्कुल बात यहाँ सही हो रही है कि जितने भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें मिले हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, कहीं में अतिशयोक्ति है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बातें लिख दी गई हैं। ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे, तो ए यहाँ गलत हो जाएगा। और 73 देखिए, इन कथनों पर विचार करना है और क्या करना है, इनमें देखना है कि सही कौन कौन से हैं। तो देखिए 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति से पहले पश्चिम में इतिहास लेखन कुछ नियत कमजोरी से ग्रस्त था। इनमें से कौन सा कथन इसकी सही पुष्टि करता है? तो अधिकतर लेखक समय के गुजरने के साथ आने वाले परिवर्तनों के विचारों से अनभिज्ञ थे। ये सही दिया गया है। इतिहास की विषय वस्तु को लगभग साहित्य और दर्शन शास्त्र की शाखा समझा गया। ये बिल्कुल सही दिया गया इतिहास के बारे में। जो इतिहास की विषय वस्तु है उसको लगभग साहित्य और दर्शन शास्त्र की शाखा समझा गया। तो ये और भी दोनों सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो। और वैज्ञानिक जो क्रांति है यानी कि प्रबोधन युग के पहले तक बनी रही, तो ये यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल को आप पोज करके पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसके अंदर सुदर्शन झील के निर्माण का भी उल्लेख हुआ है। और ये काठियावाड़ में पड़ता है सुदर्शन झील, ये हमने बात कर ली है ऊपर। और रुद्रदामन ने इसका निर्माण यानी कि झील का जीर्ण यानी कि दोबारा इसको बनवाया था। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के जो अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, तो ये चीज़ें आप डिटेल पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? तो ये कहा है एन वेंकटरमनैया ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। एन वेंकटरमनैया ने इसको क्या कहा है, मध्ययुगीन सामंतवाद की व्याख्या ने की थी। तो ये इसके बारे में कहा गया अर्थनीति को सामंतवादी। और बुक्का और हरिहर ने इसकी स्थापना की थी। दोनों भाई विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से इन्होंने 1336 में। तो ये डिटेल यहाँ पे थे 75 क्वेश्चन हमारे। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको पसंद आती है, और जो आप चैनल पर नए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हो सकता है हमारा एग्ज़ाम 2-3 महीने के बाद जल्दी ही हो, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। तो देखते हैं, 2-3 महीने वेट करते हैं और अपनी तैयारी आप जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।